तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट काम कैसे करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एकदम बेसिक से इस चीज को उठाने वाला हूं ताकि आपको एक एक माइनर डिटेल्स के बारे में पता रहे। ताकि देखो, कोई हो सकता है बहुत सारी चीजें सीख के बैठे हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना जो कि कुछ भी नहीं आता उनको, और वो भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये दोनों के लिए हेल्प होगा। ठीक है, क्या होगा, आपके लिए भी वीडियोस आने वाले टाइम में आएंगे। एंड ये वाला चीज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि ये मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, काम कैसे करता है, ये बाय सेल होता है, ऊपर नीचे मार्केट क्यों करता है, ये तभी पता चलेगा जब एक एक चीज डिटेल्ड वाइज आपको पता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जो भी आप इसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आखिर किस टाइप से काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्लूडेड है, और पूरा स्ट्रक्चर जो है एक एक चीज इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूं रियल लाइफ का, ताकि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। देखो, आप सभी सब्जी बाजार जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, टमाटर खरीदते हो, प्याज खरीदते हो, जो भी अलग अलग टाइप का सब्जी है, हम लोग सब्जी बाजार में जाके खरीदते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि देखो, बाजार चाहे सब्जी बाजार हो, मछली बाजार हो, चाहे हो आपका स्टॉक मार्केट का बाजार, बाजार बाजार होता है, इसको भी हम लोग बाजार ही कहते हैं। ठीक है, मार्केट। तो हर मार्केट का एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर अगर समझाऊंगा तो बेबी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, डाउट, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप पहले कभी नहीं सुने हो, ये चीजें कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ वाला बाजार को देखें, जो कि सब्जी वाला बाजार होता है, वो कैसे काम करता है। एक फार्मर होता है, आप भी जानते हो, और एक कंज्यूमर होता है। ये दो चीजें मेन जो असलियत में काम हो रहा है। बट इसके पीछे आप देखो, एक फार्मर जो है वो अपने खेत में मान लो 100 क्विंटल टमाटर उन्होंने उगाया। अब अगर बाजार ना हो तो वो ये टमाटर कैसे बेचेगा, बताओ। मान लो आप एक कंज्यूमर हो, आपको भी टमाटर चाहिए, ठीक है, और वो एक फार्मर है, उनको टमाटर बेचना है, दोनों को अपना काम निकालना है। बट मान लो आपको 500 ग्राम टमाटर चाहिए, आप सीधे जाते हो उस किसान के खेत में, जो आपके घर से 21 किलोमीटर मान लो दूर में है। एक खेत आपने पता भी लगा लिया। हो सकता है बहुत सारे ऐसे जगह पे भी लोग हैं जहां से टमाटर का खेती मान लो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में भी हो रहा है। बट फिर भी अज्यूम करते हैं, चलो 21 किलोमीटर में टमाटर का खेत वाला किसान आपको मिल गया, जो कि वो उपजा रहा है टमाटर। अब उनके पास जाके आप 500 ग्राम टमाटर कैसे लोगे? आपका भी काम गया, मेहनत गया, सब बेकार, टाइम जो गया लेने में टमाटर। उनको भी 500 ग्राम्स करके बेचना बहुत मुश्किल है। वो बोलेंगे मैं नहीं बेच सकता हूं 500 ग्राम, उसका टमाटर सड़ जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वो आपको बेच नहीं पाएंगे क्योंकि बायर उसके तक नहीं पहुंच पाएगा और किसान आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। मान लो आप फिर भी करके पहुंच गए कि चलो 500 ग्राम वो दे भी दिया, बट सिर्फ टमाटर ही थोड़ी लेना है आपको, इसके साथ आपको धनिया भी लेना है, इसके साथ आपको अदरक भी लेना है, इसके साथ आपको हरी मिर्च भी लेना है। मान लो टमाटर आपको 21 किलोमीटर पे मिल रहा है, हरी मिर्च मिलेगा 34 किलोमीटर पे, अदरक मिलेगा 60 किलोमीटर पे। तो ऐसे में ना किसान आपको माल बेच पाएगा, ना आप किसान से माल खरीद पाओगे, आप सब्जी खाना बंद करना पड़ेगा। तो क्या उपाय है इस चीज को स्ट्रक्चराइज करने के लिए कि जो फार्मर है, अभी आपको ये थोड़ा सा लगेगा क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बट देखो बताऊंगा एक एक चीज। जब मैं एडवांस टॉपिक्स में बताना शुरू करूंगा, अगर उस समय आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो ये चीजें आपके अंदर तक घुसेगी। जैसे गेम ऑफ ट्रेडिंग में मैंने बिगनर वाला आपको जो एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल आपके माइंड में बैठ गया। इसी टाइप से इसमें भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब किसान अपना टमाटर बेचे कैसे? किसान को चाहिए एक प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, जहां पे उसको बायर ढूंढना ना पड़े, एक एक बायर के पीछे परेशान ना होना पड़े, किसी को 250, किसी को 100, किसी को 500 ग्राम देने के पीछे दिमाग खराब ना हो। तो वो क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, मंडी। वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करा रहा है? मंडी। अब मंडी में अगर वो जाता है और मंडी में 50 क्विंटल टमाटर अपना एक बड़े दुकानदार को, या फिर जो भी बोल लो, होलसेलर वगैरह, किसी को भी थमा दिया कि लो आप अपना पैसा लिया, वो मार्केट से निकल गया। ठीक है, अब ये जो 500 किलो टमाटर लिया, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है छोटे दुकानदार को। 25-50 किलो टमाटर दिया और ये लोग डेली में बेच रहे हैं। ये टमाटर भी बेच रहे हैं, पपीता भी बेच रहे हैं, मान लो बैंगन भी बेच रहे हैं, सारा कुछ इनके पास जो है स्टॉक है। और जो भी बायर है, अब वो बायर किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, इस दुकानदार के पास। और यहां से उसको मान लो टमाटर 250 ग्राम चाहिए होगा तो वो 250 ग्राम लेके जाएगा। अगर उसको मिर्ची भी चाहिए होगा तो वो मिर्ची भी लेके जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मंडी आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है जहां पे आप और किसान दोनों का काम आसान हो जा रहा है। आप जा रहे हो मंडी, सामान लेके जा रहे हो, जो फार्मर है जिन्होंने टमाटर उगाया वो भी अपना माल जो है ये मंडी में बेच रहा है। तो ये दोनों का काम निकल जा रहा है, बायर का काम निकल जा रहा है, सेलर का काम निकल जा रहा है। सेम इसी चीज से स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है। कैसे? जो आप देख रहे हो बायर सेलर, कोई भी स्टॉक, मान लो रिलायंस बाय किया, रिलायंस सेल किया, बायर सेलर है आप लोग, वो किसके पास जा रहे हैं? एक्सचेंजेस के पास, NSE, BSE, ठीक है, और एक्सचेंजेस के पास कंपनी भी जा रही है। कंपनी ने अपना स्टॉक यहाँ पे लिस्ट करा दिया है। जो बड़ा ओनर, फाउंडर, फार्मर जो भी था, जिन्होंने 1 क्विंटल टमाटर उपजाया, उन्होंने 50 क्विंटल टमाटर जो है, मान लो उन्होंने 1 क्विंटल टमाटर एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया। ठीक है, अपना वहां पे एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया और वहां से
ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, सभी कोई बाई सेल कर रहे हैं। तो इनका भी काम आसान हो गया, इनका भी काम आसान हो गया। अब मैं आपको शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट हमारे देश के लिए भी। और ये चीजें अगर आपको पता होगी तभी मैं बताया कि अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे और काम भी कर पाओगे स्विंग ट्रेडिंग में। मान लो आपके एरिया में एक राजेश नाम का पर्सन है जिसका एक फोन का रिपेयरिंग शॉप है, ठीक है। वो मोबाइल बना रहा है, डिस्प्ले चेंज करता है, माइक चेंज करता है, ये सब काम करता है। अभी उसको पता चला कि जो फोन का जो स्क्रीन होता है वो जब टूट जाता है तो 1000, 1500, 2000, 4000, 5000 तक का प्राइस आता है। बट मार्केट में एक ऐसा मशीन आया है चाइना में जो कि 5 लाख रुपीस का है, और अगर ये मशीन एक्सक्लूसिव मशीन वो ले आता है अपने बिजनेस में लगा देता है तो फिर गेम बदल जाएगा। इससे इसका जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट है वो 200 से 250 रुपीज में आ जाएगा, जो कि 1000 रुपीज पड़ता था। तो अभी राजेश जो है अपना जो दुकान किया था, उस दुकान को करने में उसको पूरा 10 लाख का कॉस्टिंग पड़ा था, और उसके बाद वो उससे कमा रहा है, कितना कमा रहा है, महीने का 25,000 रुपया वो मार्केट से कमा लेता है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, पूरा एक्सपेंसेस करके। तो अब लेकिन 5 लाख उसके पास तो है नहीं उस मशीन को खरीदने के लिए। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, वो बैंक से जाके 5 लाख लोन ले ले और ये मशीन खरीद ले, और ये मशीन खरीदते ही उसका इनकम उसको पता है कि 50,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा 5 लाख में, ठीक है। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि ये मशीन अगर वो बैंक से लोन लेके खरीदता है तो बैंक वाला उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा 8 से 10% का। अब मान लो क्या होता है कि मशीन खराब हो जाता है, या फिर उस एरिया में सब कोई वो मशीन ले लेता है, तो सब कोई क्या करेगा, अब 1000 रुपए में वो स्क्रीन चेंज होता था तो वो सब 400 में करना शुरू कर देंगे। तो कोई एक्सक्लूसिव बेनिफिट नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी तो है कि अगर मशीन वो पहले लेके आया और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट दूसरा कोई करेगा नहीं तो ये गेम में बाजी मारेगा। लेकिन डर भी है साथ साथ कि बैंक से लोन लिया तो साला गिरवी में चले जाएगा उसका दुकान भी। तो दूसरा ऑप्शन वो ढूंढेगा, भाई लोन नहीं लूंगा मैं, लोन से प्रॉब्लम है, एक काम करेंगे 5-10 हजार कम ही कमाएंगे, बट एक काम करते हैं मैं दोस्त से पैसा उधार ले लेता हूं, उसको बोलूंगा मेरे बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट कर दो, मैं तुमको अपना जो दुकान है उसका 30 to 40% जितना में उसका डील होता है, ठीक है, अपने दुकान में हिस्सेदारी दे दूंगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 30% मैं तुमको दे दूंगा। क्योंकि वो क्या देख रहा है कि मेरा इनकम 25 से 50 हो जाएगा, आपको एटलीस्ट 10,000 महीना बैठे बैठे बन जाएगा। तो अब वो क्या करता है, उसका एक दोस्त है सुरेश, उसको बोलता है सुरेश भाई एक काम करो, आप इस धंधे में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, मैं मशीन खरीद रहा हूं, इस मशीन से मेरा अनुमान है कि इनकम 50,000 से 1 लाख चल जाता है, तो मैं मान के चलता हूं चलो 70,000 ही हो जाएगा, तो आपको बैठे बैठे हर महीना 15,000 के आसपास का इनकम बन जाएगा ये 5 लाख का इन्वेस्ट करके। साथ ही आप मेरे दुकान में 20% का मालिक हो गए एक तरह से, जो भी स्टाफ का खर्चा ये सब करके 20% प्रॉफिट भी, और जब भी दुकान मान लो किसी को सेल करना हुआ जो भी 20% आपका बनता है। 10 लाख में अगर दुकान सेल हुआ तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, अगर इस दुकान का वैल्यू मान लो 30 लाख हो जाता है ग्रो कर करके तो आपको 6 लाख रुपए मिलेगा, और बैठे बैठे आपका जो हर महीना इनकम भी हो जा रहा है। तो वो बंदा सोचेगा कि हाँ बात तो यार सही बोल रहा है, तो फिर भी वो मान लो थोड़ा नेगोशिएट करे, नहीं 20 नहीं मुझे आपको 30% देना होगा, चलो ठीक है 30% दे देते हैं, रेडी हो गया ये बंदा। अब इस बंदा का फायदा देखो राजेश का, अभी अगर ये बैंक से लोन लेता ठीक है ये डबल कमा लेता, बट अभी इसका इनकम देखो कि ऐसे दुकान का ओवरऑल इनकम बढ़ के कितना हो जाएगा 25 से 70। अब क्या हो रहा है ना कि 70 में 30% वो ले जाएगा सुरेश, कितना होता है 70 में 30%, 21,000 ओवरऑल मानते हैं 20,000, बट फिर भी 50,000 रुपीज इसका इनकम हो जाएगा बढ़ के डबल। इसको 1 रुपीज लगाना नहीं पड़ा, 1 रुपीज का रिस्क नहीं लेना पड़ा, और इसका इनकम भी हो गया डबल 25 से 50। और अगर बाय चांस मशीन काम नहीं करता तो इसका रिस्क कितना कम है, पैकेट से तो कुछ खास जाएगा नहीं इसका, ये बेनिफिट इसको दिख रहा है। प्लस मान लो दुकान का वैल्यू 10 लाख है, 5 लाख का मशीन लगा है, दुकान का वैल्यू सीधे 15 लाख हो जाएगा, और धीरे धीरे एडजस्ट करके 15 से 20 लाख भी हो जाएगा। तो ये देख रहा है चलो यार फिर भी मान लो इसको 30% दे देते हैं, तो मैं दुकान का जितना मालिक था उतना तो मालिक मैं अभी भी हूं, इससे बड़ा ही मालिक बन जाऊंगा। ये बेनिफिट इसको दिख रहा है राजेश को। सुरेश को भी क्या दिख रहा है कि बैठे बैठे ऐसे ही 20,000 रुपया महीना मिल रहा है, दुकान का वैल्यू 15 लाख है, यानी कि 30% अगर मैं देख लूं 4.5 लाख का, तो मुझे इसका मतलब क्या कहते हैं उसको एसेट ही मिल रहा है दुकान में। और आने वाला टाइम में अगर दुकान ग्रो करता है, क्योंकि ये मशीन एक्सक्लूसिव इसके पास है, तो हो सकता है ये दुकान का वैल्यू एक दिन 1 CR भी हो जाए, और उस समय जब 1 करोड़ हो जाएगा मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 लाख बन जाएगा। तो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ये कैसे अपने प्रॉफिट को जो 20,000 30,000 का री इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा, तो बहुत अच्छा से आप इस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इस सिचुएशन में ये लगेगा कि छोड़ो यार बैंक से ले लेते हैं इसी बंदे से, कितना बढ़िया लगा ना सुनने में। अब एक स्टेप और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है एक बिजनेसमैन का कहानी। इसका एक कंपनी है ABC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्या करता है, इसको भी सेम अपॉर्चुनिटी दिखता है मार्केट में कि अगर मैं 10 करोड़ रुपीस मार्केट में लगा दूं, इसका कंपनी का वैल्यू भी 50 करोड़ है, ठीक है, और ये और 10 करोड़ अगर इन्वेस्ट करके एक ऐसा मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसका मान लो मशीनरी है और भी अदर कॉस्टिंग है, मार्केटिंग है, वो सब चीज में इनको दिखता है कि मार्केट बदल रहा है। ये 10 करोड़ इन्वेस्ट करके अगर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ये 10 करोड़ के कारण मेरा इनकम सीधे डबल हो सकता है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत बड़ा ओपन हो सकता है। अब इसको भी 2 ही ऑप्शन है, पहला क्या कि बैंक से जाए और लोन ले ले,
लेकिन वही मॉर्गेज वगैरह सारा कुछ लेना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, रिस्क जैसे मैंने बताया कि राजेश का था। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? फ्रेंड वाला। अब आप बताओ कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इजीली उसको मिल सकता है क्या? अगर कनेक्शन बहुत अच्छा है तो मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसको क्या होगा, 100 से 150 मिलियनर से उसका कनेक्शन होना चाहिए, उस बंदे का जो बिजनेस ओनर है, तभी वो एक बार में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक आदमी से ले सकता है। तो अब वो क्या करता है, अपने 10-12 फ्रेंड्स को कॉल करता है कि भाई एक काम करो, आपको मैं बहुत बड़ा ताबड़तोड़ अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं मार्केट में, 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना है, इनकम भी मंथली बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर ये धंधा काम कर गया, ये वाला स्ट्रेटजी काम कर गया, ये बिजनेस आइडिया चल गया, तो 2 से 3 साल में आपका ये 10 करोड़ एटलीस्ट 50 करोड़ तो बन ही जाएगा। सामने वाला पर्सन सीधे बोलता है, देखो भाई मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं लगाऊंगा मैं पैसे। वो निराश होकर दूसरे दोस्त के पास जाता है। दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई तेरा बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट 10 करोड़ मेरे पास है नहीं, है भी तो मैं तेरी कंपनी में 10 करोड़ नहीं लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम्हारी कंपनी में मैं ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लगा सकता हूं। एबीसी वाले को कितना चाहिए? 10 करोड़ का चाहिए। देखो शार्क टैंक देख के आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके कन्वेंशनल वे में थोड़ा माइंड आपका काम नहीं करे, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है। आप अपना दिमाग अभी मत लगाओ कि हाँ इक्विटी है 5%, 10%, सीड फंडिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, वेंचर कैपिटल, ये सब अभी मत सोचो। अभी जो मैं आपको एकदम ठेठ तरीके से सिखा रहा हूं उस चीज को समझो, ठीक है। हम लोग को यही चीज समझना है, उसके बाद वो सारी चीजें जो है वो एडवांस है, वो काम आ ही जाएंगे आपकी, आप ऑलरेडी देखते भी होगे, समझ जाओगे वो चीज, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। देखो ये बोला मैं 1 करोड़ रुपीज लगा सकता हूं, अब 1 करोड़ रुपीज तो इसको चाहिए, 9 करोड़ इस बार वो कहां से लेके आए? वो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। दूसरा बंदा बोला मैं 5 करोड़ लगा सकता हूं, बट इसको चाहिए 10 करोड़। तीसरा बंदा बोला भाई मुझे एकदम आपके कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपके कंपनी में 10 लाख लगाऊं, क्योंकि मुझे लगाना ही लगाना है आपके कंपनी में, बट 10 ही लाख लगा सकता हूं मैं। अब इस चक्कर में ये परेशान कि यार 10 लाख कैसे लूं, मुझे तो 10 करोड़ का नीड है। अब जो 10 करोड़ वाला बंदा है, जो 10 करोड़ लगाना, उसको कंपनी ही पसंद नहीं आ रहा है, और जिसको कंपनी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है वो उसके पास 10 ही लाख है, 5 करोड़ है। अब इस टाइप से बहुत सारे कुछ बंदे मिले जो बोल रहे कि मैं ऐसा कोई तरीका है कि 1 लाख लगाऊं, कोई बोल रहा है मैं 50,000 लगाना चाहता हूं आपके कंपनी में। इस चक्कर में ये कंपनी को प्रॉब्लम आता है कि ये ना मार्केट से पैसा उठा पाते, क्योंकि जितना इनको चाहिए उतना कोई एक पर्सन दे नहीं रहा है, और दूसरा कि जितना जो लेना चाहते हैं उनको ये दे नहीं सकते हैं परसेंटेज। इस सिचुएशन में एक आइडिया इसके माइंड में आता है एबीसी कंपनी वाले के कि एक काम करते हैं, अपना मैं कितना स्टेक बेचना चाहता हूं, तो वो है 20%, ठीक है। मैं 20% हिस्सेदारी बेचना चाहता हूं, 50 करोड़ का कंपनी है, ये 10 करोड़ आ जाएगा तो 60 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 20% हिस्सेदारी के लिए मैं अब डायरेक्टली कोई पर्सन से ना मिलके 10 CR के फंड के लिए वो क्या काम करता है कि वो 1,000 रुपीज का 1 लाख वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है, शेयर बनाता है कि जो भी लेना चाहे एक शेयर 1,000 का है। अब इसको वो क्या करता है, जो भी जितना शेयर लेना चाहे वो उतना शेयर उससे 1,000 का एक एक क्वांटिटी है वो ले सकता है। अब देखो वही दिक्कत हो गया कि अब इसके पास टुकड़ा तो ये कर लिया, बट बेचने पर्सनली किसको जाए? ये चाहे तो 4 आदमी को बेच सकता है। इसके पास अगर 1 क्विंटल टमाटर है और 4 कस्टमर मान लो 25-25 किलो खरीदने आया, तब तो ये बेच सकता है। अब 1-1 किलो का वो क्वांटिटी बना दे, इक्विटी बना दे, फिर भी उसका सारा समय लग जाएगा बेचने और मैनेज करने में। अब ये जाता है किसके पास? एक्सचेंज के पास। तो बेचने खरीदने में माथा खराब हो जाए, मैनेज करने में माथा खराब हो जाए। दूसरी बात, अगर मान लो कोई बंदा इन्वेस्टमेंट किया है इसके कंपनी में, मान लो 10 लाख किया, अगर उसको वो 10 लाख का नीड पड़ गया तो वो 10 लाख कहां से निकालेगा? सब तो इन्वेस्टमेंट किया कि कभी ग्रो होगा तो एग्जिट करेंगे। अब एग्जिट करने के लिए उसके पास कोई रास्ता तो बचता नहीं है, वो बोलेगा कि तुम ही खरीद लो मेरा। अब मान लो इसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, धंधा डाउन चल रहा, तो ये खरीदेगा कहां से कंपनी ओनर उसका? तो फिर वो बैठ के एक नया बायर खोजेगा मार्केट में कि मेरे पास एबीसी कंपनी में हिस्सेदारी है 10% का, क्या तुम खरीदोगे? अब सामने वाला इंटरेस्ट, फिर वो मार्केट में घूम घूम के किसको बेच पाएगा? ये चीज पूरा लीगल प्रोसेस, झमेला, माथा खराब होगा। इस चीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में काम आ जाता है स्टॉक मार्केट। अब ये क्या करता है, 1 लाख शेयर बनाया जो कि शायद 10 करोड़ ही होता है, मुझे मैं थोड़ा कमजोर है, देख लेना आप लोग। अब वो सारा चीज लेके वो सेबी के पास जाता है, सेबी सारा चीजों को रिव्यू करती है, हाँ ठीक है इस कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, ठीक है काम चल रहा है, बिजनेस ऑलरेडी इसका रन है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी है उसके हिसाब से इस कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर सेबी को दिया कि अब लॉन्च होगा, तो इसका आएगा आईपीओ मार्केट में। जिसको जितना इंटरेस्टेड है खरीदने में वो उतना खरीद सकते हैं। अब क्या है कि अब जिस बंदे को 5 करोड़ का चाहिए तो वो 5 करोड़ का खरीद सकता है, जिसको 1 करोड़ का चाहिए था वो 1 करोड़ का भी खरीद सकता है, जिसको 5 लाख का चाहिए था वो 5 लाख का भी खरीद सकता है, 1 लाख वाला भी खरीद सकता है, और जितना मतलब जिसको चाहिए वो उतना खरीद सकता है। अब इसके बाद हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे जिसमें डिमांड सप्लाई है, प्राइसेस कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा। अभी फिलहाल ये समझो कि अब क्या हुआ, सारे प्रॉब्लम बायर का सॉल्व हो गया। बायर को जितना जिसको खरीदना था 5 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, सारे लोगों ने खरीद लिया। इनको पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपीस जो है बिजनेस करने के लिए
मिल गया। ये बेनिफिट हो जाता है स्टॉक मार्केट का होने का, ठीक है। लेकिन अब इसका प्राइस भी ऊपर नीचे कैसे होता है वो भी जानना जरूरी है, वो भी बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहां से एक चीज और बेनिफिट मिलता है मार्केट का कि अगर कोई बंदा, मान लो बिजनेस इसका अच्छा चल रहा है, इनका इनकम बढ़ रहा है, बहुत इनकम बढ़ रहा है, तो दूसरा बंदा भी बोलेगा कि हमको भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मुझे भी एबीसी का शेयर दो, 1000 का शेयर। तो सामने वाला क्या बोलेगा, देखो सबको ही खरीदा है 1000 का शेयर, किस पर्सपेक्टिव से खरीदा है। ऐसे ही ये मांगा दोस्ती के लिए थोड़ी दे दिया कि लो भैया तुमको 1000 का नीड था, तुम ले लो 1000, बाद में जब तुम्हारा हो लौटा देना। नहीं, सबका अपना एक इंटेंशन है, लालच है, कंपनी अच्छा है, साल भर में मेरा 1000 2000 बन जाएगा, लेकिन वो तो साल भर में बनेगा। अब अगला बंदा भी यही देख रहा है जो नहीं ले पाया, बाद में जिसको कंपनी के बारे में पता चला कि 1000 का ये अगला साल 2000 बन सकता है या 2 साल में 2000 बन सकता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग था जिसके पास 10 लाख का शेयर था उसको जाके बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारे पास एबीसी का 10 लाख का शेयर है ना, वो मुझे दे दो 1000 का रेट में, जो तुम लिया ले लो हमसे 1000 रुपया। वो बोलेगा पागल है क्या भाई, मैंने अपना पूंजी क्यों लगाया है, मुझे पता है 2 साल बाद रेट बढ़ेगा, तुमको हम क्यों दें, 1000 रुपया तो मेरा ही खरीदारी है। तो वो क्या बोलेगा, एक काम करो भाई 1001 ले लो, ठीक है, तुम्हारा कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा 1000 2000 का। बोलेगा बस चल निकल यहाँ से, नहीं चाहिए तुमको, नहीं लेना है, 1 रुपया कमाने के लिए आया हूं मैं, 1002 ले लो भाई, नहीं लेंगे 2 रुपये, 1005 ले लो, 1010 ले लो। अब ये जो प्राइजेस हैं वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इस कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल इसको लेके। देखो हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग हो सकता है कंपनी बहुत घटिया हो, बट लोग अगर उसके बारे में बहुत ज्यादा ही फैसिनेटेड है कि नहीं नहीं ये तो आग लगा देगा, ये कंपनी बहुत ज्यादा यूफोरिया में है मार्केट, ये कंपनी चल जाएगा। जैसे कि अडानी, लोग पूरा एग्रेसिव है कि अडानी अडानी मोदी अंबानी चल रहा है पूरा, शॉर्ट टर्म में कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है 2 साल बाद रिपोर्ट आए कि कंपनी जो है इनकम उसका घट गया, उस समय क्रैश हो जाएगा मार्केट, बट शॉर्ट टर्म में लोग जो है वो क्या देखते हैं कि यार मैं नहीं खरीद पाया, तो सब कोई उसको ऑफर देना शुरू कर देंगे जो कि ऑलरेडी बायर हैं कि आप 1010 ले लो, 1020 ले लो। ये करते करते मान लो कोई बंदा 1100 ऑफर किया, 1100 ले लो आप और ये कंपनी का शेयर मुझे दे दो, तो वो क्या देखा कि चलो भाई ठीक है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, लो भाई 1100 ले लो तुम। अब एक बात बताओ, ये जो 1100 में जो बंदा लिया है, इस चीज को डीपली डिस्कस करेंगे, बट इस चीज को भी डीपली डिस्कस करेंगे डिमांड सप्लाई का, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जा रहा है ताकि समझ में आए। ये सारा आइडिया के साथ आप देखोगे ना तो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखेगा। तो 1100 में जो बंदा खरीद रहा है मार्केट में एबीसी का शेयर, वो क्या देख रहा है कि भाई कमाना है मुझे भी, 1100 से 2000 का रेट में बेचेंगे। अब अगर कंपनी में अभी भी लोग बुलिश हैं, यूफोरिया में मार्केट चल रहा है, वो क्या बोलेंगे, भाई 1120 ले लो हमको दे दो। वो बोलेगा नहीं 1100 में मैंने खरीदा है, 1130 ले लो, 1140 ले लो, 1150 ले लो। ऐसे ही प्राइसेस जो है कंपनी के इंक्रीज होते हैं। और वैसे ही अगर कंपनी खराब है, ठीक है, कंपनी का कुछ खराब न्यूज है या फिर उसको लेके लोगों को लग रहा है कि ये नहीं ये तो ऑलरेडी 1000 में बहुत महंगा है, ये तो कंपनी बेवकूफ बनाया, इतना रेट इसका नहीं होना था, तो यही चीज होगा कि 1100 से घटने लगेगा। वो मैं बताऊंगा अभी बायर सेलर का जो साइकोलॉजी है कि जब 1100 में बाय करके वो 1050 आएगा तो किस टाइप से वो पैनिक करेगा। हर कुछ हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो बेसिक चीज मैंने इस वीडियो से आपको बताया कि ये मार्केट काम कैसे करता है। शेयर बाजार यानी कि हर कुछ यहाँ पे बाजार है। बाजार के पर्सपेक्टिव से देखो, सब्जी बाजार, मछली बाजार, कपड़ा बाजार, चोर बाजार, एज इट इज शेयर बाजार, ठीक है। आप कभी भी मार्केट में कोई भी बाजार, चाहे चोर बाजार ही देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि यार कैसे वो मार्केट काम कर रहा है, और उस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ सिमिलरिटीज है। वो चीज को आप जब देखना सीख जाओगे ना, तो आप कस्टमर के साइकोलॉजी को समझोगे, सेलर के साइकोलॉजी को समझोगे, कब लोग फियर करते हैं, पैनिक करते हैं, वो सारा कुछ समझोगे। और नहीं समझोगे टेंशन नहीं है, मैं समझाऊंगा बैठ के आपको डीपली, एक एक करके, एक एक स्टेप, एक एक लेवल हम लोग और डीप जाएंगे, और जहां तक जाना है, कैसे स्टॉक ढूंढना है, कहां एंटर करना है, स्टॉप लॉस सिस्टम, ट्रेड लाइक अ बिजनेस वाला जो पूरा का पूरा आपके लिए प्लान है, वो प्लान मैं आपको बना के देने वाला हूं। लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो में, आप लोग इस चीज को मैनेज कर लो, बट हाँ जब आएगा वीडियो धमाकेदार आएगा, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा आपको। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कोई डाउट रह जाए, कुछ भी हो तो आप मैसेज में मुझसे चैट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।